नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह उमंग आप लोगों के समक्ष बाबा नागार्जुन द्वारा रचित एक कविता शासन की बंदूक के साथ प्रस्तुत हूँ। इस कविता के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे 1966 जो इस कविता का रचना काल है, उस समय भारतीय जनता का जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उससे मोह भंग की स्थिति पैदा हो गई थी। और उस समय जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग था, अपितु बाबा नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि वह ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनके पास जीवन के तमाम अनुभव थे, जिसके कारण वह हम लोगों के सामने उस स्थिति में खड़े होते हैं जहां दूसरा अन्य कोई कवि खड़ा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं इस कविता शासन की बंदूक का सस्वर पाठ करता हूं, जिसके बाद मैं इसके व्याख्या की तरफ लौटूंगा। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी भय बिनो बामूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने बिनो बामूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। तो यह रहा कविता पाठ। अब इसके बाद मैं इसकी व्याख्या पर लौटता हूं और इसके बारे में 2-3 चीजें कही जाती है कि उस समय जो तत्कालीन राजनैतिक स्थिति थी, उससे जो जनता का मोह भंग था, उस पर यह कविता रची गई। इस कविता की पहली पंक्ति ही है, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक। यह कंकाल कौन है और कैसी हूक है उस कंकालों की, तो इसके अगर हम नजर डालें तो उस समय भारत में भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने थी। जो कृषक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो सर्वहारा वर्ग था, उसके पास इतना धन नहीं था, इतना सामर्थ्य नहीं था, इतना अन्न नहीं था ताकि वह अपने पेट को भर सके, अपने क्षुधा को शांत कर सके। तो इस स्थिति में भी जो हमारे यहाँ शासन तंत्र था, जो हमारे शासक थे, वह
अपने आप को कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर रहे थे, कुछ इस तरह से अपने आप को दिखा रहे थे, और हर चुनाव में यह दिखाया जाता था कि कितनी बड़ी यह हो चुकी है, जो अगर हम कहें कि कितनी बड़ी सरकार है, कितने अच्छे दिन आ चुके हैं, कितनी खुशहाल जनता है, यह बार बार हमको बताया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, वह सबके सामने है कि जो पूरी जनता है वह कंकालों के समान हो चुकी है। वह एक कहा जाए कि मानव काया में वह केवल और केवल अस्थिपंजर बचा हुआ है। उसमें जान जरूर है, लेकिन शरीर में वह शक्ति नहीं है जिससे कि वह कोई काम कर सके। तो इस स्थिति में जो जनता की आह है, जो उनकी वेदना है, जो उनका हुक है, जो उनकी पीड़ा है, उसको गा रहे हैं बाबा नागार्जुन, और कहते हैं खड़ी हो गई चाँप कर, यानी इसको दबाकर, ये जो कंकालों की हुक है, ये कंकालों की जो वेदना है, इसको दबा दिया गया है। इसको दबाकर नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, यह जो शासन है, जो इसके शासक हैं, वह अपना जो प्रसिद्धि है इस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं स्वयं को, जैसे जनता में एकदम खुशहाली ही खुशहाली हो। नभ में विपुल विराट सी, यानी कि हवाई बातें बहुत लंबी चौड़ी की जा रही है। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें काली हो गई शासन की बंदूक। बाबा नागार्जुन कहते हैं कि उस हिटलरी गुमान पर, जिसमें लोगों को यह बता दिया जाता है कि यही आपके भगवान हैं, यानी कि जो आपका शासक है वह अगर जो भी करता है वह सही ही होगा, यानी वह अगर तानाशाही ही करता है तो वह भी सही होगा, यह उनके मन में बात आती है। बाबा नागार्जुन यह चीज को देखते हैं कि किस तरह से कि जो जनता है वह इस तानाशाही व्यवस्था से, इस कमजोर होते लोकतंत्र से प्रभावित है, और किस तरह से वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और जो शासन तंत्र है, जो उसमें शासक हैं हमारे, उनसे लोग कितने कुपित हैं, कितने क्षुब्ध हैं, वह इस पंक्ति में हमारे सामने आती है कि उस हिटलरी गुमान पर, जिसको यह गुमान हो चुका है कि मैं शासक हूं तो मैं ही भगवान हूं, उस पर जो जनता है वह थूक रही है। और वह शासन कैसी हो गई है, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। जो शासन की बंदूक है, यानी कि जिसके दम पर शासन किया जा रहा है, जिससे डरा कर धमका कर लोगों को प्रताड़ित करके शासन अपना स्थापित किया गया है, अपना राज स्थापित किया गया है, अपना राज कायम रखा गया है, वह कानी हो गई है। अर्थात उसमें सही गलत का भेद करने के लिए दोनों नेत्र नहीं है, वह एक ही नेत्र से, यानी एक तरफा न्याय कर रही है, वह दोनों पक्ष का को देखने में सक्षम नहीं है। बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक। आपको मालूम होगा कि विनोबा भावे भूमि सुधार आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, तो इसीलिए है बढ़ी बधिरता, यानी कि जो सत्ता से लोग सवाल करते थे वह भी अब कम हो गई है, 10 गुनी बढ़ चुकी है। सत्ता से कोई आज सवाल करने वाला नहीं बचा। तो बढ़ी बधिरता 10 गुनी अब बने विनोबा मूक, यानी विनोबा भावे जो है वह भी अब चुप हो गए हैं। वह भी अब सत्ता के खिलाफ, जो एक भूमि सुधार आंदोलन के रूप में ही किसानों के हक में, मजदूरों के हक में एक जो आवाज उठा रहे थे, जो सत्ता से लगातार संघर्ष कर रहे थे, जो सत्ता से सवाल कर रहे थे, वह भी अब चुप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो बधिरता है वह 10 गुनी बढ़ चुकी है। अब कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस वजह से विनोबा भावे भी अब मूक हो चुके हैं। धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, जो शासन की बंदूक, जिस बंदूक के तले ऐसा शासन किया जा रहा है, वह धन्य है।
कि ऐसे ऐसे लोगों को भी चुप करा दी है जो हमेशा सत्ता से सवाल कर रहे थे। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, और जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। आपको ध्यान होगा कि शास्त्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। वह उस समय, जिस समय यह कविता लिखी गई उससे कुछ समय पहले तक गांधी के परंपरा के एक लौते जीवित नेता थे जो उस समय से थे। तो और वह गांधी के ही आदर्शों पे चलने वाले थे। तो कहा जा रहा है कि सत्य स्वयं घायल हुआ। जो सत्य अहिंसा की बात बापू कहा करते थे, वह सत्य आज घायल हो चुका है। आज उस सत्य को मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं है। आज वह सत्य बेबस और लाचार पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि गई अहिंसा चूक। क्योंकि अहिंसा अब हथियार के रूप में सामने नहीं आ रही है, वह भी अब चूक जा रही है। वह अब पहले के जैसा घातक हथियार के रूप में हमारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सत्य पर ही प्रहार किया जा रहा है, सत्य को ही कुचला जा रहा है, सत्य को ही दबाया जा रहा है। लेकिन अंतिम पंक्ति में इतनी जो शुरुआती पंक्तियां थी, इसमें तो वह बताते हैं कि किस तरह सत्ता से मोह भंग हो चुका है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। लेकिन अंतिम जो दो पंक्ति है वह ठीक इसके उलट कहते हैं कि जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला को। यह कोकिला कौन है? तो यह कोकिला कवि स्वयं है, जो सत्ता से सवाल कर रहा है, जो इस शासन की बंदूक, जो दुराचारी है, अत्याचारी है, उससे सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। इस देश रूपी जले हुए ठूंठ पर, जिसमें अब सजीवता नहीं बची, उस पर भी मैं बैठकर सत्ता से सवाल करने की हिम्मत रखता हूं। मैं यह साहस रखता हूं कि सत्ता से सवाल किया जा सके। मैं सत्ता से का जी हुजूरी करने वाला नहीं हूं। मैं सत्ता से लगातार संघर्ष करने वाला हूं, सत्ता से संवाद करने वाला हूं, जली ठूंठ पर बैठकर। यानी कि मुझे पता है कि अब इसका विकास नहीं हो सकता, इसका मरना तय है, फिर भी मैं अपनी कोशिश नहीं खत्म करने दूंगा। बाल न बांका कर सकी, लेकिन ऐसा अगर मैं करता हूं, यानी वह कोयल रूपी कवि अगर सत्ता से सवाल करता है, भले उसे पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, फिर भी बाल न बांका कर सकी। यानी अगर हमारे अंदर हिम्मत है, वह इच्छा शक्ति है, तो हम सत्ता से सवाल कर सकते हैं और सत्ता हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। यानी इस कविता के माध्यम से वह कहीं ना कहीं हमको प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी सत्ता से सवाल करें। जब तक सत्ता से सवाल नहीं होगा, तब तक उनका मानना है कि एक रूपता समाज में नहीं आएगी और जो समाज है वह विभिन्न स्तरों पे बटा हुआ रहेगा। तो इसी के साथ इसका व्याख्या। हाँ, एक चीज इसमें बताना मैं भूल गया। 1966 में यह कविता लिखी गई है। कई लोग कहते हैं कि बाबा नागार्जुन चूंकि शुरू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, तो कि उसका प्रभाव दिखता है। प्रभाव जरूर है, लेकिन 1962 में ही वह कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया छोड़ चुके थे और उसके बाद स्वतंत्र रूप से केवल लेखन में ही जुड़े थे। उनका कोई सक्रिय राजनीति में कोई योगदान उसके बाद 1962 के बाद नहीं दिखता है। तो यह कहना गलत होगा कि वह उस पार्टी से जुड़े हुए थे इसलिए ऐसे सत्ता से सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका जो जनवादी चेतना है, जो लोक के प्रति उनकी आस्था है, जो जनता के प्रति उनका अपना समर्पण है, वह
वह समर्पण उनसे यह सवाल करने को विवश करता है उनको कि वह सत्ता से सवाल करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।